नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले कि मल्टी बैगर्स, किस तरह मल्टी बैगर आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह मल्टी बैगर में इन्वेस्ट किया जाए ताकि अपनी वेल्थ भी मल्टीपल टाइम ग्रो हो। कहानियां सुनी होगी सोशल मीडिया पर, अलग अलग वेरियस कम्युनिकेशन चैनल पे, थ्रू फिन इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट। क्या इतना आसान है जितना बोला जाता है? तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं एप्पल को लेके। एप्पल आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी। इतना बड़ा मार्केट कैप है एप्पल का कि रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी है। एप्पल का मार्केट कैप रिलायंस से 15 गुना ज्यादा है। तो एप्पल के 3 फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वैन। स्टीव जॉब्स के पास 45% स्टेक था, स्टीव वोजनियक के पास 45% स्टेक था और रोनाल्ड वैन के पास 10% स्टेक था। रोनाल्ड ने अपना 10% स्टेक सिर्फ और सिर्फ $1500 में बेच दिया। स्टीव जॉब्स ने अपना सारा शेयर एक्सेप्ट 1 मिलियन शेयर, सारे के सारे शेयर्स 1985 तक बेच दिए। स्टीव वोजनियक को 15% अपना शेयर अपनी वाइफ को देना पड़ा डिवोर्स में, और बाकी के बाकी सारे शेयर्स उन्होंने या तो बेच दिए या गेव अवे बाय 1985। तो ये तो हो गई कहानी 3 फाउंडर की। उन्होंने इतना पैसा नहीं बनाया जितना एप्पल ने पैसा क्रिएट किया। अभी हम आते हैं 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के बारे में। उसके पहले मार्क मार्कुला, वो एप्पल के सीईओ भी रहे हैं और उन्होंने एक टाइम उनके पास 1/3 एप्पल का होल्डिंग था, मतलब 33% होल्डिंग। आज अगर उनकी होल्डिंग होती ना एप्पल में तो उनका वेल्थ $900 बिलियन टू $1 ट्रिलियन होता। आज उनका वेल्थ है 1.2 बिलियन। अभी भी है, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था। इवन ही कुड नॉट होल्ड एप्पल शेयर। तो 3-4 फाउंडर कम सीईओ की हमने बात की। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े वेंचर कैपिटल के बारे में। वेनरॉक, जो रॉकफेलर फैमिली का वेंचर कैपिटल फंड है, उन्होंने एप्पल में 10% स्टेक लिया, लेकिन उन्होंने भी आईपीओ के आते आते, आईपीओ के आसपास और उसके बाद सारी होल्डिंग बेच दी। और उनका रीजन था कि टू आइडेंटिफाई अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, परहैप्स द थॉट की एप्पल से भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मिल जाएगी। सेक्वे ने अपनी सारी होल्डिंग 1980 तक सारी की सारी बेच दी। आर्थर रॉक ने अपनी सारी की सारी होल्डिंग 1993 तक आते आते बेच दी। इन सब लोगों ने 1978 के आसपास एप्पल में पैसा डाला। तो आपने देखा 3 बड़े वीसी फंड ने भी पैसा डाला, लेकिन पैसा बना नहीं पाए। बनाया लेकिन इतना बड़ा नहीं बना पाए, मल्टी बैगर नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। उसके बाद आते हैं हम कोई बड़े बड़े फंड मैनेजर के बाद, एक आते हैं हेनरी सिंगलटन, और उन्होंने भी एप्पल में उनका सिग्निफिकेंट स्टेक था और 1983 में उन्होंने सेलिंग करना चालू किया, सारा माल खाली कर दिया। और उनका माल खाली करने का रीजन था कि ही वांटेड अ लैंड एक्विजिशन, परहैप्स ही थॉट लैंड इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम देन द एप्पल शेयर। एक कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बैंक ऑफ शिकागो है, उन्होंने 1978 में एप्पल में इन्वेस्ट किया, काफी सब्सटेंशियल स्टेक था एप्पल में उनका। दे सोल्ड आउट देयर एंटायर स्टेक बाय 1980 और उसका रीजन था टू कंट्रीब्यूट बैंक्स अर्निंग, टुवर्ड्स बैंक्स अर्निंग। फिर आते हैं एलन पैट्रिकॉफ, जो जिनका एक फंड था 53rd स्ट्रीट करके, उन्होंने 1979 में एप्पल में पैसा डाला। तो 1980 तक आते आते उन्होंने भी सारा का सारा पैसा एप्पल से बाहर निकाल लिया। तो 3-4 फाउंडर कम सीईओ, 3 वीसी, 3 फंड मैनेजर या बैंक की हमने बात की, सबने पैसा डाला, अच्छा पैसा बनाया, लेकिन पूरा जर्नी वो टिक नहीं पाए। एक और चीज, एप्पल का जो दाम 1985 में पीक हुआ, उसके बाद एप्पल का स्टॉक पीक होने के बाद कितने पीरियड वो कितने परसेंटेज नीचे रहा, तो पीक से 20% ड्रॉ डाउन, मतलब 20% करेक्शन, वो 48% टाइम रहा इन लास्ट 40 इयर्स प्लस। 30% प्लस करेक्शन एप्पल में 36% टाइम, मतलब 1/3 टाइम 30% के ऊपर एप्पल में करेक्शन रहा। 40% के ऊपर करेक्शन, मतलब आपकी होल्डिंग होने के बाद 40% उसके अंदर करेक्शन रहा, वो 27% टाइम एप्पल की हिस्ट्री में रहा। 50% प्लस करेक्शन 20% ऑफ द टाइम रहा। 60% करेक्शन 15% टाइम रहा और 70% करेक्शन 7% के आसपास रहा है। तो जो अब हम मल्टी बैगर की बात करते हैं, तो अब इंडिया में हम आते हैं, तो इंडिया में हम नाम लेते हैं आरजे के रेस, काफी बड़े इन्वेस्टर के। तो हमको जानना है कि इसमें 3-4 बहुत बड़ी बात है। एक तो जिन्होंने भी मल्टी बैगर बड़ा पैसा बनाया, आरजे या कोई भी बड़े इन्वेस्टर की नाम लेते हैं हम, तो
एक तो उनका ये फुल टाइम जॉब था और परहैप्स यही उनका काम था। दूसरा, उनका खुद का रिसर्च, खुद की डीप अंडरस्टैंडिंग थी इन रेस्पेक्टिव बिजनेसेस को जो इन स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, उनका विजन बहुत ही लॉन्ग टर्म था, मतलब उनका विजन सालों में नहीं था, उनका विजन डिकेड्स में था। और इस पूरे प्रोसेस में जो उनकी कोर होल्डिंग थी उसके अंदर 10%, 20%, 30%, 50-50, 70-70% तक भी करेक्शन हुआ, लेकिन वो हिले नहीं, क्योंकि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी, खुद का रिसर्च था। इसलिए जब स्टॉक गिरा वो माल निकाल के बाहर नहीं लेके गए। तो दोस्तों, मल्टी बैगर की बात करना बहुत आसान है, पहले तो मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करना ही बहुत ही मुश्किल काम है। निफ्टी में करीब 180 स्टॉक आए 1994 के बाद, और खाली 3 स्टॉक ने निफ्टी का 50% रिटर्न दिया है। 3 स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस। तो निफ्टी के 180 स्टॉक जब तक आए उसमें खाली 3 स्टॉक इतने बड़े बने, वो भी 30 साल के गैप के बाद। मिड कैप और माइक्रो कैप में तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम और बहुत ही लो है। आइडेंटिफाई भी कर लिया तो क्या आप उसको होल्ड कर सकते हैं? जैसे एप्पल की स्टोरी में हमने देखा। तो दोस्तों, ये बातें करना बहुत आसान है, इज वेरी ग्लैमरस टू टॉक अबाउट मल्टी बैगर, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में लाना और उसको होल्ड करना, उसका पूरा फायदा उठाना एक बहुत ही इम्पॉसिबल एक्सरसाइज मेरे हिसाब से है। तो दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना, अपने प्लीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करिए। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न से पहले रिस्क जरूर समझें। और ये हमने जो डेटा दिखाए हैं पास्ट के हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।